Hello everyone, my name is Raghav Chanda and I welcome you all to the next episode of our podcast series Talk with TIG. Hello sir. हेलो एवरीवन। तो आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है बाकियों से थोड़ा सा हटके होगा क्योंकि इसके अंदर आप लोगों के पूछे गए सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे बाय वन एंड ओनली मिस्टर धीरज। एंड सर ओवर टू यू। जो हमने अभी यूट्यूब पे अपनी वीडियोस अपलोड करना शुरू किया है, जो हमने अपने 4 पॉडकास्ट अब तक डाले हैं, उस पर लोगों के कुछ क्वेश्चंस आए हैं। आज हम ट्राई करते हैं कि उनको कुछ आंसर दिया जाए। तो सर जो सबसे पहली वीडियो पे पहला क्वेश्चन आया था शीना कौर जी की तरफ से, उन्होंने पूछा था सर मास्टर्स के लिए कौन सा कॉलेज और कोर्स सही रहेगा? देखो, मास्टर 2 तरीके की है। हम एमएस करने के लिए जाते हैं, जो आफ्टर बीटेक करने के लिए जा रहे हैं वो एमएस आ जाती है। एमबीए की बात करें, मास्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट की बात करें, मास्टर ऑफ ग्लोबल मैनेजमेंट, मास्टर के बहुत सारे पहलू है। एक एक यूनिवर्सिटी के अंदर 5 लाइक एक्सपर्टाइज है मास्टर्स के अंदर। जैसे यहाँ पे जब हम एमबीए करते हैं उसकी एचआर होगी, सिंपल जनरल होगी, और फाइनेंस की होगी, आईटी की होगी। ऐसे ही वहाँ पे मास्टर्स को डिवाइड किया गया है। सो इट्स डिपेंड कि उनकी लाइक जो उनका बैकग्राउंड है। अब एक बीकॉम वाला बच्चा है, वो मास्टर करने के लिए एक एमबीए में जा सकता है, मास्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट में जा सकता है, मास्टर ऑफ ग्लोबल मैनेजमेंट में जा सकता है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो डिसाइड करती है यूनिवर्सिटी और बच्चे का इंटरेस्ट लेवल क्या है। हाँ, बच्चे के पास मास्टर्स के जो ऑप्शंस है वो 1 ईयर वाले भी है, 2 ईयर वाले भी है। सो सबसे पहली बात, कनाडा के अंदर मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ जो बच्चे 4 इयर्स की डिग्री कर लेते हैं उसके बाद मास्टर के लिए एलिजिबल होते हैं, ना कि 3 इयर्स के बाद। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 3 इयर्स लाइक डिग्री के बाद और प्लस एक्सपीरियंस के बाद वो 4 साल वाली जो रिक्वायरमेंट है उसको 3 साल प्लस 3 इयर्स एक्सपीरियंस के साथ उसको ओवरकम कर देते हैं और उसको मास्टर में एडमिशन दे देते हैं। तो सर जैसे यहाँ पे जो बच्चे हैं, जो बैचलर मान चलिए कॉमर्स का एक स्टूडेंट है, उसने बैचलर ऑफ कॉमर्स यहाँ से करी, यहाँ पे 3 साल की रही वो। जब उसने अगर बाहर अप्लाई करना है और उसका बिल्कुल फ्रेश केस है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या वो बाहर मास्टर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकता? कर सकता है। जैसे आईबी यूनिवर्सिटी है, उसको लाइक उसमें बच्चा एलिजिबल है, बट उसकी परसेंटेज की रिक्वायरमेंट है, उसकी एक हाई परसेंटेज हो, रिसेंट पास आउट हो और 6.5 नो लेस देन 6 बैंड हो, तो बच्चा वहाँ पर मास्टर कर सकता है। ऐसे ही यूसीडब्ल्यू है, यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा वेस्ट के अंदर, वहाँ पे भी बच्चा लाइक एलिजिबल है उस चीज़ के लिए। कुछ और यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे हम बात कर ले, रॉयल रोड यूनिवर्सिटीज़ की बात कर ले, और लाइक लोर अपना मेमोरियल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहाँ पे 1 ईयर्स की मास्टर बच्चे के लिए मतलब कि बच्चों के लिए अवेलेबल है। बच्चा 1 ईयर की मास्टर भी कर सकता है। इन चारों जो आपने कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज इन सभी के अंदर 1 ईयर मास्टर नहीं, आईबीयू एंड यूसीडब्ल्यू में 2 इयर्स की मास्टर है। अगर 1 ईयर की मास्टर की बात करूँ तो लाइक पहला एल्गोमा यूनिवर्सिटी में एक मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम एलिजिबल है, जिसमें 1 साल की मास्टर है और 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा बच्चे को। मास्टर के अंदर 1 साल की मास्टर करो या 2 साल की मास्टर करो, बच्चों को 3 साल का पीजीडब्ल्यूपी मिलेगा। एल्गोमा यूनिवर्सिटी के अंदर जो रिक्वायरमेंट है वो 4 इयर्स की डिग्री की है, ना कि 3 इयर्स की डिग्री की है। बच्चे को मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस मिलेगा, 6.5 नो लेस देन 6 बैंड की रिक्वायरमेंट है, और 70-75% उनकी लाइक एकेडमिक स्कोर होना ज़रूरी है, तभी बच्चा एलिजिबल है मास्टर के लिए। रॉयल रोड यूनिवर्सिटी की बात करूँ, वहाँ पे 1 ईयर की मास्टर अवेलेबल है, मास्टर इन ग्लोबल मैनेजमेंट के अंदर। उसमें बच्चे की जो परसेंटेज है वो 50% भी हो तो भी 45% वालों का भी एडमिशन हो जाता है रॉयल यूनिवर्सिटी के अंदर। उसके अंदर 1 साल की मास्टर अवेलेबल है। अब मैं बात करूं, अगर मेमोरियल है और क्रैंडल यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छा ऑप्शन है बच्चों के लिए, बट उसमें इनटेक थोड़ा लाइक इस टाइम पे मई इनटेक ओपन है, मई 2025, ठीक है ना। उसमें मास्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट है बच्चा, उसके लिए वहाँ पे 1 ईयर के मास्टर करेगा और 3 इयर्स के लिए वो एलिजिबल है। सर अभी आपने परसेंटेज की बात करी, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो भी परसेंटेज से ही है।
आरती धीमान जी का, उन्होंने पूछा है सर मास्टर्स के लिए अवेलेबल इनटेक कौन सा है विद 55% मार्क्स इन ग्रेजुएशन? देखो, अब जो अवेलेबल इनटेक है वो सितंबर भी है, जन भी है, बट वी रिकमेंड कि बच्चा सितंबर इनटेक के लिए जनवरी इनटेक के लिए जाए, क्योंकि सितंबर इनटेक क्लोज आ रहा है। और मोस्टली जो इस टाइम पे मास्टर के लिए लुकआउट कर रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं उनके स्पाउस है, बेबी साथ में है। सो वी रिकमेंड कि जनवरी इनटेक के लिए अप्लाई करो, ताकि आप प्रोसेस को ईजिली कर सको, एक हरी में ना कर सको। बिकॉज एक ऑफर लेटर आने में 7 से 10 दिन लग जाते हैं। बच्चा उसके बाद फीस पे करेगा, जीआईसी पे करेगा, अपने डॉक्यूमेंटेशन इकट्ठी करेगा, फिर उसके फॉर्म्स फिल होंगे, फिर उसके उनके मेडिकल्स भी होने हैं, और फिर एसओपी भी रेडी होनी है, फिर फाइल लॉज होगी। आने को 24 आवर्स में भी हमारा स्पाउस वीज़ा आए हैं। तो बच्चे का, स्पाउस का और मेन एप्लीकेंट का, तीनों के वीज़े इकट्ठे आए हैं और आफ्टर बायोमेट्रिक 24 आवर्स के अंदर आए हैं। बट फिर भी हम रिकमेंड करते हैं। बट हाँ, अगर बच्चे को लगता है कि वो सितंबर इनटेक के लिए सारी चीज़ें हरी में कर सकता है, लाइक फीसिस रेडी हैं, जीआईसी रेडी है, सो गो विद द सितंबर इनटेक, अदरवाइज गो विद द जनवरी 2025 इनटेक। अब रही परसेंटेज की बात, परसेंटेज 2 यूनिवर्सिटीज़ है जो ऑफर कर देती है, लाइक 55% के साथ। ट्रिनिटी वेस्टर्न यूनिवर्सिटी बच्चा एलिजिबल है अगर परसेंटेज कम है, और रॉयल रोड यूनिवर्सिटी में भी बच्चे के लिए ऑप्शन अवेलेबल है उसके लिए। सर आप कौन सी इनटेक प्रेफर करते हो? अगर एक स्टूडेंट है उसे कौन सी इनटेक में देखो, जाना अगर बच्चा चाहिए? सिंगल है देन गो विद सितंबर इनटेक। अगर उसका जो जिस कोर्स के लिए वो जाना चाहता है और जो उसकी एक्सपर्टाइज है और जिसमें उसका इंटरेस्ट है, तो उसके लिए सितंबर इनटेक अगर ओपन है तो गो विद सितंबर। अगर ये ना हो कि नहीं, हमें एक्सपर्टाइज का, हमें कोर्सेज का कोई इशू नहीं है, बस भेज दो जी, तो मैं उसके लिए बोलूँगा कि बच्चों को ऐसा डिसीज़न नहीं लेना चाहिए। जैसे कनाडा गवर्नमेंट फ़िल्टर लगा रही है आपके सामने, वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को भी चेंज कर रही है, वो क्राइटेरिया को लेके भी कुछ ना कुछ चेंजेस करेगी। विद इन 2 महीने के बाद आपके सामने वो चेंजेस भी आपके सामने होंगे। बट बच्चों को इतना हरी में डिसीज़न नहीं लेना चाहिए कि ताकि यहाँ से तो बच्चा बिजनेस कोर्स के लिए चला जाए और वहाँ जाके बच्चों को वो वाले ऑप्शंस ही ना मिले जहाँ पे वो जॉब करना चाहता है, या लाइक पीजीडब्ल्यूपी में कोई उनको इशू आ जाए। तो इसलिए बच्चों को इतने हरी में डिसीज़न नहीं लेने चाहिए। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लवप्रीत सिंह का। उन्होंने पूछा है सर स्पाउस के रिफ्यूज़ल के बाद क्या करें? वाइफ डिप्लोमा कर रही है कनाडा में, प्लीज़ टेल मी। देखो, उनके लिए एक वैसे तो देखो, सॉरी टू हियर कि उनका रिफ्यूज़ आ गया। अब वो एलिजिबल नहीं है स्पाउस वीज़ा के लिए, क्योंकि उनकी जो वाइफ है वो डिप्लोमा के ऊपर है। अगर उनका 1 ईयर का डिप्लोमा है तो उनको वेट कर लेना चाहिए और अभी ही ऑन शोर में एडमिशन ले लेना चाहिए मास्टर के लिए। जैसे उनका एडमिशन होता है और वो 6 मंथ की फ़ीस जमा करवा देते हैं वहाँ पे, और उस कोर्स को ख़त्म होने के बाद एनरोलमेंट होते ही उनको अपनी फ़ाइल को लगा देना चाहिए। बट कुछ केसेस हमारे पास ऐसे भी हैं जो बच्चे एनरोल्ड नहीं है, लाइक जिनका कोर्स नहीं चल रहा, और जो यही अपना जो डिप्लोमा जैसे एल्गोमा में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बंद आ गया, अब उसमें उन्होंने, बच्चा एलिजिबल था मास्टर कोर्स के लिए, बट डीएलआई सेम है, तो बच्चे ने मास्टर कोर्स में लगा ली और अपने स्पाउस की फ़ाइल लगा दी, ठीक है ना। उस केस में फ़ाइल लगा सकते, नहीं तो बच्चे को वेट करना चाहिए अपने एनरोलमेंट लेटर के लिए। जैसे ही एनरोलमेंट लेटर उनके हाथ में आ जाता है, बच्चे उनको मास्टर के लिए एडमिशन लेके फिर अपनी स्पाउस फाइल लगानी चाहिए। सेकंड ऑप्शन उनके पास एक है कि वो विजिटर वीज़ा पे अपनी फ़ाइल को लगा सकते हैं, वो विजिटर वीज़ा के लिए एलिजिबल है। उसको कैटेगराइज करा गया है डिपेंडेंट विजिटर वीज़ा में, ठीक है। तो उस केस में वो वीज़ा ले लेंगे। बट जो उसका रिज़ल्ट आ रहा है वो डाइसी सा रिज़ल्ट है, बिल्कुल ओपनली बोल रहा हूँ कि 50% वीज़ा आ रहा है, 50% रिफ्यूज़ल आ रहा है। और लवप्रीत जी, अगर आपने भी अपना विजिटर वीज़ा लगवाना है तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने विजिटर वीज़ा की बात करी है, वो शायद आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सचिन चौधरी जी का। उन्होंने पूछा है सर पैल को एक्सप्लेन करें प्लीज़। बड़ा ही ज़्यादा यूनिक क्वेश्चन नहीं रहा अभी हम लोगों के लिए, काफ़ी बार इसके ऊपर चर्चा हो चुकी है। स्टिल अगर उन्होंने पूछा है तो सर बताएं पैल क्या है, कैसे आया? पैल की जो फुल फॉर्म है वो है प्रोविंस अटेस्टेशन लेटर। मॉन्ट्रियल क्यूबिक इसको कब से ही दे रहा था, उसको CA बोलते थे हम, ठीक है। आज भी दे रहा है CA। और पैल एक लाइक
प्रोविंस से एक अप्रूवल होती है कि हमारे जो यहाँ पे बच्चे आ रहे हैं हम उनको संभाल सकते हैं, और जो बच्चा यहाँ पे आ रहा है उसको लाइक हम अलो करते हैं अपनी प्रोविंस में आने के लिए। अब उसमें क्या होता था, वो उसको डिवाइड किया गया, लाइक उसके दो मेन कैटेगरी करके उसको डिवाइड करा गया। पहली कैटेगरी करा गया कॉलेज वाइज, मतलब ये ना हो कि एक ही कॉलेज में सारा बच्चा चाहिए जा रहा है, ठीक है। दूसरा उसको कैटेगराइज कर गया प्रोग्राम वाइज, ये भी ना हो कि कॉलेज तो सारों में है, ठीक है, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एल्गोमा में भी है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लैम्पटन में भी है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोनेसोगा कॉलेज में भी है तो कोर्स सेम ना, बट अब उन्होंने पहल को प्रोग्राम वाइज भी एलोकेट करना स्टार्ट कर दिया। भी ये ना हो कि सारे बच्चे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करने ही आ रहे, उसको भी लाइक फिल्टर करने की कोशिश की, ताकि इन फ्यूचर में बच्चों को कोई इशू नहीं, की एक बैलेंस बन जाए ताकि उनके सारे कोर्सेज में बच्चा पढ़ सके, और इन फ्यूचर के अंदर उनके पास लेबर की शॉर्टेज ना आएगी। एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जब वो एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर जब जॉब रोल निकाले तो पता लगे भी 5000 बच्चा वहाँ पे खड़ा हुआ है, और एज ए किसी स्किल्ड वर्कर की जब जॉब निकाले तो पता लगे वहाँ पे सिर्फ 10 बच्चा आ रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं इनबैलेंस हो जाता है। तो उस चीज़ों को कवर करने के लिए एक पहल की कोशिश की गई। सेकेंड, फिल्टर करने के लिए कि ताकि एक एलोकेशन दे सके बच्चों की स्टूडेंट वाइज प्रोग्राम वाइज, कि इस कैटेगरी और इस प्रोग्राम और इस यूनिवर्सिटी में इतने ही बच्चे आने चाहिए, सुपर बच्चे नहीं आप बुला सकते। ठीक है, आई होप दिस हेल्प शाहिद चौधरी जी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई गॉट फाउंडेशन कोर्स फॉर मास्टर ऑफ मैनेजमेंट, सो आई वांट टू नो दैट एम आई एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ओपन स्पाउस वीज़ा और नॉट। देखो, अगर उनको फाउंडेशन कोर्स लग गया तो इट्स पार्ट ऑफ लाइक MBA, ठीक है। सो अगर जो उनका प्रोग्राम है 3 महीने का एक्स्ट्रा हो चुका है, तो इट डजेंट मीन कि वो अपने ओपन वर्क परमिट के लिए एलिजिबल नहीं है, वो एलिजिबल है ओपन उनके सेम कोर्स के साथ। जब बट कोशिश करें जब वो अपनी फ़ाइल लगाए तो अपने स्पाउस की फ़ाइल साथ में लगाए, ना कि वो अलग अलग लगाए कि पहले मैं मेन एप्लीकेंट का वीज़ा ले ले फिर स्पाउस वीज़ा का वो अलग फ़ाइल लगाए, नहीं। अब ऐसी प्रैक्टिस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है बच्चों को। जो बच्चे यहाँ से मास्टर करने के लिए जा रहे हैं, या BSc नर्सिंग के लिए जा रहे हैं, या LLB करने के लिए जा रहे हैं, या BTech करने के लिए जा रहे हैं, अगर उनके स्पाउस हैं तो अपनी फ़ाइल को एक साथ लगाए, ना कि अलग अलग लगाए। और सीरियसली मैं अपनी प्रैक्टिस के साथ कह रहा हूँ कि वीज़ा आ रहे हैं ऐसे बच्चों के, अगर बच्चे की इंटेंशन जेन्युइन है और वो अपनी पहले ही क्लियर करके जा रहा है कि मैं अपने स्पाउस को साथ लेके जाना चाहता हूँ, मैं अपने बेबी को साथ लेके जाना, तो तीनों की फ़ाइल या दोनों की या चारों की फ़ाइल इकट्ठी लग रही है और वीज़ा भी आ रहे हैं। सो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि फाउंडेशन से आपके स्पाउस वीज़ा पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट आपको फ़ाइल को एक साथ लगाना चाहिए। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, उसमें पूछा हुआ है सुपर वीज़ा में इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होता है? किसी भी लाइक विजिटर वीज़ा, सुपर वीज़ा या बिजनेस वीज़ा के लिए कोई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। बच्चा वो कोई भी जा रहा है तो वो सिर्फ घूमने के पर्पज़ से जा रहा है या मीटिंग के पर्पज़ से जा रहा है, उनको इंग्लिश आती है नहीं आती उससे कोई लेना देना नहीं है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया है माई स्पाउस इज़ विद मी इन माई होम कंट्री बट आई ऑलरेडी गॉट माई एनरोलमेंट लेटर, हर कॉलेज विल स्टार्ट फ्रॉम 3rd September 2024, शुड आई अपलोड एनरोलमेंट लेटर थ्रू वेब फॉर्म? आई ऑलरेडी लॉन्च माई फाइल ऑन March 14, my biometrics were done on March 19th and my medical was passed on March 21st, student course UG diploma। देखो, अगर उनका UG डिप्लोमा वाला प्रोग्राम है या उनकी 24 मार्च को फ़ाइल लग चुकी है और फाइल एम्बेसी के अंदर है, सो अगर एनरोलमेंट लेटर है वो अपनी सेफ साइड के लिए वेब फॉर्म को रेज कर सकते हैं, पर ज़रूरी नहीं है करना कि भी करके उनकी फ़ाइल को लाइक एक पुश मिल सकता है। ये नहीं है कि इमिग्रेशन का डिसीज़न चेंज हो जाएगा, एक पुश मिल सकता है कि हाँ बच्चे की इंटेंशन जेन्युइन है, उसके पास एनरोलमेंट लेटर आया तो वो ऐड करना चाहता है, क्योंकि जब उन्होंने फ़ाइल लगाई होगी उस टाइम पे उनके पास एनरोलमेंट लेटर नहीं होगा, सो वो सिर्फ ऑफर लेटर बेस के ऊपर फाइल लगाएगी और उस टाइम पर रूल्स भी चेंज नहीं होंगे। सो आप क्या करो, आप अपने एनरोलमेंट लेटर को
प्लस अगर आप एक बारी अपनी फाइनेंशियल कैलकुलेशन भी जरूर कर लेना कि आपके फाइनेंशियल कैलकुलेशन जो नए रूल्स है उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है, तो आप दोनों चीज़ों को इकट्ठे अपलोड कर दो। ठीक है, तो एक फाइल को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एक बेस पुश जरूर दे मिल सकते जाएगा, एक पुश मिल जाएगा कि बच्चे की इंटेंशन जेन्युइन है। और लाइक सो अगर मान लो रिफ्यूज़ल हो गया तो आपको पता ही है कि वो एलिजिबल नहीं हो पाएंगे दोबारा फाइल लगाने के लिए। सर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इसे नेपाल से पूछा गया, वहीं का इसके अंदर फ्लैग यूज़ किया गया। आई हैव ऑलरेडी गॉट अ वीज़ा टू स्टडी बिजनेस मार्केटिंग प्रोग्राम फॉर September intake. From my research in YouTube, I have heard many people who are already in Canada told business fields are not priority in Canada market and have no scope later, which is difficult to get field job after completing study. If not, what's the outcome to invest 30 lakh if I don't get a field job? So what should I do now? Did I made a wrong decision to choose this course or should I need to change the course? ये होपफुली हमारी लास्ट वीडियो पे से कमेंट आए, क्योंकि उसके अंदर आपने बिजनेस से रिलेटेड कोर्सेज की बात की गई थी। तो अब सर इन्हें गाइड करें कि इन्हें क्या करना चाहिए, क्या इन्होंने सही करा? देखो बिजनेस के पैर लेटर आने बंद हो चुके हैं, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे बच्चा बहुत जा चुका है। अब उस टाइम पे क्या होता था, आर्ट्स वाला बच्चा भी बिजनेस करने के लिए जा रहा है, कॉमर्स वाला बच्चा भी बिजनेस करने के लिए, अगर नॉन मेडिकल में किसी के मैथ में नंबर कम है वो भी एसोसिएट ऑफ आर्ट्स, एसोसिएट ऑफ बिजनेस या बिजनेस के प्रोग्राम करने के लिए वो जा रहा था। तो अब उनको लाइक मैंने पहले भी बोला कि इट्स ऑल अबाउट फिल्ट्रेशन और इट्स ऑल अबाउट कि सप्लाई एंड डिमांड को लेके ये डिसीज़न लिए जाते हैं। अब वहाँ पे डिमांड बिजनेस प्रोग्राम की कंपनी में वहाँ पे जो प्रोग्राम जिन्होंने पढ़ा है वो ऑलरेडी वहाँ पे बहुत बच्चा हो चुका है, तो उसकी डिमांड को कम किया जाए ताकि उन वहाँ पे बैठे हुए बच्चों को जॉब मिल सके। अब एक हो गया जनरल बिजनेस, एक हो गया बिजनेस के अंदर भी बहुत सारे स्किल्स होते हैं, लाइक बिजनेस इन अकाउंटेंसी, बिजनेस इन मार्केटिंग, बिजनेस इन फाइनेंस। सो आप इसको ये नहीं कह सकते कि इट्स अ बिजनेस ओनली, इट्स आल्सो अबाउट द स्किल्ड। लाइक बिजनेस के अंदर किसी को अकाउंटेंसी का बहुत अच्छा लाइक एक्सपीरियंस है या अकाउंटेंसी किसी की बहुत अच्छी है, तो इट डजंट मीन कि भी यार वो उसमें वो बिजनेस में लाई कर रहा है या उसको जॉब नहीं मिलेगी। लाइक अब क्या है, अब आपके स्किल की वैल्यू रह चुकी है। अगर आप मार्केटिंग में कर रहे हो और आप उसमें क्या स्पेशलाइजेशन करते हो उसमें, या वहाँ पे कितना बैठ के सीखते हो, कि इट डजंट मीन कि आपको PGWP नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा। ये हो सकता है कि आपको जो आने वाले जो अभी तक सुनने में आ रहा है कि भी 1 साल का PGWP मिले, उसके बाद बच्चे को 1 साल के बाद अपना ऑफर लेटर देना पड़ेगा कि मेरे को यहाँ पे जॉब मिल चुकी है और उसका 2 साल का वो PGWP एक्सटेंड हो जाएगा, ये हो सकता है। बट बच्चों को वरी करने की जरूरत है। अगर आपका बैकग्राउंड कॉमर्स है और आप ये तो है नहीं कि आप कंप्यूटर वाला कोर्स लेके बैठ जाओगे, सो आपने अपने बैकग्राउंड के हिसाब से एक अच्छे कोर्स को सिलेक्ट करा। आई एम नॉट इन द फेवर कि आप DLI को चेंज करा लो, इट विल क्रिएट इशू, बिकॉज वो आप अपनी मर्जी से DLI को चेंज करा रहे हो, ना कि आपको किसी यूनिवर्सिटी ने या किसी कॉलेज ने बोला है कि आप DLI चेंज करा सकते हो। जैसे आपको याद होगा जब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाले कॉलेजेस बंद हो गए, जैसे नॉर्दर्न कॉलेज प्योर्स कैंपस के अंदर हमारी एक लेक्चरर होती थी अपने ऑफिस में, हरलीन, यू रिमेंबर राइट। सो उन्होंने जब उनका नॉर्थ प्योर्स में सीट्स का इशू हो गया तो उनको हम्बर कॉलेज में स्विच करना पड़ा। शी वाज द एग्जाम्पल, लाइक उन्होंने यहाँ पे रहते हुए अपने DLI को चेंज करा और ट्रैवल भी करा, एंड दैट टू इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। हाँ, उन्होंने 2 दिन में DLI को चेंज करा और ट्रैवल करा। वो इशू जो हुआ वो कॉलेज साइड से हुआ, सो इमिग्रेशन उसको समझती है। बट अगर इन बच्चों की बात करूं कि यार अब बिजनेस को लेके सोचे कि हम कॉलेजेस चेंज करा ले, बिल्कुल ना करें। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपके कॉलेज के अंदर, मुझे इस बच्चे का बैकग्राउंड नहीं पता, अगर इनको लगता है कि इनका बैकग्राउंड मान लो क्या पता है नॉन मेडिकल वाला बच्चा होगा, और अगर ये नॉन मेडिकल वाला बच्चा और एजेंट ने या उस टाइम पे कोर्स अवेलेबिलिटी करके इन्होंने मार्केटिंग, बिजनेस इन मार्केटिंग वाला कोर्स ले लिया, और अगर ये एलिजिबल है IT प्रोग्राम के लिए, तो स्विच कर लें उसी सेम कॉलेज में, कोई इशू नहीं आएगा। बट अगर इनका बैकग्राउंड ही कॉमर्स का है और फिर ये चेंज करने की सोच रहे तो मत सोचे। आपको थोड़ा टाइम लग सकता है जॉब लेने में, इट डजंट मीन कि आपको मिलेगी नहीं, पहली बात। दूसरी बात,
अब काम करेगा बच्चों का वहाँ का एजुकेशन सिस्टम। वहाँ पे जो बच्चा पढ़ने जा रहा है क्या उसने प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करी भी है नहीं करी। पहले क्या होता था कि आप असाइनमेंट कहीं से पे करके अपनी असाइनमेंट बनवा ली और वहाँ पे जमा करा दी ताकि, और आपने पैसा कमा ले तो ठीक है, और आगे ऑप्शंस ज़्यादा होते थे, बच्चे को जॉब से मिल जाती। बट अब वो वाला ट्रेंड स्टार्ट हो गया। जैसे इंडिया में अब जब बीटेक कॉलेजेस खोले थे तो कितने सारे खुल गए थे, ठीक है ना। तो उस एक एक इंटरव्यू में 5-5 हज़ार बच्चा पहुंच जाता था। सेम लाइक कनाडा में भी ऐसे हो रहा है। डिमांड एंड सप्लाई का वो है, और ये चेंजेस रहेंगे। अब कैनेडियन गवर्नमेंट इसके लिए बहुत सारे काम कर रही है। 40 आवर्स कर दिया था उन्होंने, उनको अब उन्होंने चेंज करके 24 आवर्स कर दिया है। ये भी तो फिल्ट्रेशन है। उस टाइम पे क्या होता था, स्टूडेंट वीज़ा वालों को ही 40 घंटे काम करने को मिल जाता था, ठीक है। तो अपना जब काम, अब मैं को 40 घंटे मिलेगा तो मैं छोड़ूं क्यों, और मेरे एम्प्लॉयर को क्या पड़ी है वो बंदा चेंज करे जब मैं ही उसको सारा कुछ काम करे। तो वहाँ पे शॉर्टेज ऑफ जॉब इसलिए हो गया। अब वो 24 आवर्स हो गया है तो वो एक लाइक आपस एक वो है, मैनेज हो जाएगा ताकि उन बच्चों को भी जॉब मिल सके जिन बच्चों को जॉब नहीं मिल रही थी। हाँ, वहाँ पे जॉब कम है, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। वही बात है कि वही घूम के बात आ रही है, जिसके पास स्किल है वो काम जरूर करेगा। पहले क्या होता था, अब लोग बात करते हैं कनाडा में काम नहीं है। मैं ये बोलूँगा किसी भी कंट्री में काम नहीं है। आप चाहे कनाडा चले जाओ, चाहे यूएसए चले जाओ, चाहे ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, चाहे यूके चले जाओ, चाहे न्यूजीलैंड चले जाओ। हाँ, अगर आपके पास स्किल है तो आपके लिए काम है, अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आपके लिए नहीं काम है। जो सी मर्जी कंट्री चले जाओ, ठीक है। और इसमें एक चीज़, 2 चीज़ें, 3 चीज़ें ऐड करूँगा। ये आपने जो यूट्यूब पे कमेंट है अपने वो पढ़ लिए। कुछ कमेंट्स हमारे पास ये भी आए कि क्या बच्चों को मिसगाइड तो नहीं कर रहे, या लाइक फोर्स करते हो बच्चों को यहाँ पे आओ, यहाँ पे मतलब कि बाहर भेजते हो बच्चों को। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहता आया हूँ, मैं हमेशा आज भी कहना चाहूँगा राघव, भाई अगर यहाँ पे आपका करियर बनता है, अगर आपके पास लाइक जॉब्स अवेलेबल है यहाँ पे, अगर आप एक डीएसपी रैंक पे जॉब कर सकते हो, आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर बन सकते हो, आप एक अच्छा आईटी इंजीनियर बन सकते हो, आप एक डॉक्टर बन सकते हो, तो भाई हमारा इंडिया बहुत अच्छा है और सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान है हमारा। मैं तो हमेशा कहूँगा आप यहाँ पे जॉब करो। हाँ, जिनको नहीं मिल पाता वो बच्चे मेरे पास आ जाओ, मैं उनको बाहर भेज दूँगा। अब कंपेयर कर लेता हूँ, मैं एक यहाँ का +2 करा हुआ बच्चा और एक वहाँ का +2 करने का जो वहाँ पे डिप्लोमा कर और यहाँ पे जो ग्रेजुएशन कर रहा है, आपके सामने फ़र्क है। वो बच्चा वहाँ पे 50,000, 90,000, लाख रुपए कमा रहा है, ठीक है, पार्ट टाइम काम करके। यहाँ वाला +2 वाला बच्चा नहीं कमा सकता। अगर यहाँ वाला बच्चा कमा सकता है तो मैं कहता हूँ +2 वाले बच्चों को भी जाने की जरूरत नहीं है। सो वी आर नॉट मिसगाइडिंग एनीवन। ये नहीं है कि हमारा बिजनेस ही है बाहर भेजने को तो हम बच्चों को जान के फोर्स करते हैं बाहर जाओ, नहीं। हम एक लाइक ये जो बाहर जाने वाला सिलसिला है ना, ये बाहर जाने वाला सिलसिला तो काम करने वाला हम लोगों ने बना दिया कि वहाँ जाके पैसे कमाने हैं। बट जो बाहर जाने वाला ये एजुकेशन वाला सिस्टम है ना, ये तो मैं पिछली वीडियो में बोल रहा था, ये डिकेड से चलता आ रहा है। दुनिया के अच्छे बिजनेसमैन के बच्चे, चाहे हमारे अंबानीज ग्रुप हों, चाहे वो टाटा ग्रुप हो, चाहे कोई भी ग्रुप्स हैं, उनके बच्चे हमेशा फ़ॉरेन से एजुकेशन लेके आते हैं और यहाँ पे उसको यूज़ करते हैं। और आप कहीं भी बुक्स उठा के देख लेना कि कितने बच्चों ने यूके एंड यूएसए से मास्टर्स करने के लिए जाते हैं और वहाँ से पढ़ के फिर यहाँ पे अपने स्किल्स को यूज़ करते हैं। वो वहाँ से एक वाइड एक्सपोजर लेके आते हैं जिसका यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया जा सकता है। वो अपने बिजनेस में यूज़ करते हैं ना उन चीज़ों वो को, एक्सपैंड करने के कुछ लिए बिजनेस में यूज़ करते हैं। अब सबके बिजनेस नहीं होते, कुछ लोग उस लाइक अब यूएसए से कोई मास्टर करके आए तो उसका फ़ायदा उठा के एक अच्छी एमएनसी, एक अच्छी कंपनीज के अंदर यहाँ पे काम भी करते हैं, फिर इंडिया में काम करते हैं, फिर उनको मौका मिल जाता है फिर बाहर जाने का, फिर वहीं की ही कंपनी उनको सेटल करने का मौका दे देते। तो ये तो हमारे ऊपर है कि हमने किस वे में इन चीज़ों का लेना। ये उस लेटर का काइंड ऑफ पहला स्टेप रहा। बिल्कुल। दूसरा एक कमेंट हो रहा है उसके ऊपर, लाइक वहाँ पे ट्रक ड्राइवर भी फ्री बैठे हैं, उनको भी काम नहीं मिलता, एक बार यहाँ पे आके तो देखो क्या हाल है। हाँ, लाइक बहुत जल्दी लाइक वहाँ पे बच्चों से जाके मिलना चाहूँगा मैं कि वहाँ पे क्या हाल है।
पर अगर ट्रक ड्राइवर्स भी फ्री बैठे हैं, कुछ भी फ्री बैठे हैं, मुझे पहले दिन कोई बता दे कि यार वो आप ट्रक ड्राइवर बोल रहे हो, एटलीस्ट आप फॉरेन में काम कर रहे हैं तो डिग्निटी ऑफ लेबर है वहाँ पे, है वहाँ पे, चाहे आप एवरी जॉब हैव ए रिस्पेक्ट, ठीक है ना। और ट्रक ड्राइवर्स की जितनी रिस्पेक्ट मैं कर सकूँ उतनी कम है, बिकॉज वो 24 आवर्स की रेगुलर ड्राइव कर लेते हैं वहाँ पे बैठ के। सो अगर वो फ्री बैठे हैं, कहीं ना कहीं उसमें स्टूडेंट वीज़ा वालों का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि जाते साथ स्टूडेंट वीज़ा ट्रक तो चला नहीं सकता, ठीक है ना, बिकॉज उसके रूल्स हैं वहाँ पे, लाइसेंस है, सारा कुछ है। तो वो जो हुआ वो वहाँ का एक इकोनॉमिकल इशू है, वो गवर्नमेंट का या उस कंट्री का। अगर कुछ ऐसे इशू आ रहा है, मैं नहीं मानता कि वो ट्रक ड्राइवर अगर फ्री बैठे हैं तो वो सिर्फ स्टूडेंट वीज़ा की तरफ वजह से बैठे हैं। हाँ, ट्रक ड्राइवर्स उनकी एक जॉब बहुत लाइक पेनफुल जॉब है, मैं मानता हूँ। मैं दोबारा फिर बोल रहा हूँ, जो 24 आवर्स 36 आवर्स की ड्राइव करते हैं बड़ी दूर दूर तक, स्नो इतनी पड़ रही होती है, सीरियसली बोल रहा हूँ कि सामने से नज़र भी नहीं आ रहा होता जब वो ड्राइव कर रहे होते हैं। सलूट करता हूँ उनको, बट मैं ये बोलना चाहूँगा कि मुझे नहीं लगता कि मैं मिसगाइड कर रहा हूँ या कोई और मिसगाइड कर रहा है, बट मैं हमेशा कहूँगा कि मैं तो यही चाहूँगा कि अगर बच्चा इंडिया में अपना करियर बना सकता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बाहर वाला ऑप्शन अच्छा रहा अगर उसको आप दूसरे पर्सपेक्टिव वे से देखो, ना कि सेटल्ड वे से देखो। अगर आप सेटल्ड वे से देखने की कोशिश करते हो, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा लेके चलते हो, देन वो आपको हर्ट करेंगी। क्यों? आप सोचो कि वहाँ जाके शायद कुछ पड़ा होगा और हमने वहाँ पे जाके डॉलर तोड़ने हैं, नहीं है ऐसा। देखो अब फॉरेन के अंदर भी, चाहे कनाडा लगा ले, चाहे ऑस्ट्रेलिया लगा ले, चाहे न्यूजीलैंड लगा ले, चाहे यूके लगा ले, चाहे यूएसए लगा ले, सारी जगह कंपटीशन है, बच्चों को वहाँ पे सरवाइव करना पड़ता है। सो मेरी प्लीज़ रिक्वेस्ट है, मैं फिर भी चाहूँगा कि हमारे नंबर वहाँ पे गिवन होता है, आप नंबर्स पे ये भी बोल सकते हो कि यार हमें इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन दे दो, आप अपने व्यूज़ हमें बताओ, ताकि हम अगले वीडियोस में आपके व्यूज़ ही लेके आ जाए कि हाँ हमारे पास एक मैसेज आया है कि जो कहते भी कनाडा में ये बुरा हाल है, हम आपके सेम मैसेज को कन्वे कर देंगे पब्लिक को। हमारा यहाँ पे मोटो है बच्चों को, पब्लिक को या ऑडियंस को ट्रांसपेरेंसी से गाइड करना, ना कि अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना। ये तो आपने सर पुराने वीडियोस में भी अपने कहा है कि अगर आपका यहाँ पे अच्छा बिजनेस है, अच्छी जॉब है, तो इट्स बेटर टू स्टे इन इंडिया दैन टू गो इन अ फॉरेन कंट्री। आपने पिछली बार किसी बैंक वाले व्यक्ति का भी एग्जांपल दिया था एक। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर जाओ फिर भी पढ़ के वापस आ जाओ, ठीक है, फॉल्स एक्सपेक्टेशंस नहीं लेके जानी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ऑल राइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सर। इतने ही हमारे पास अभी कमेंट्स आए थे। आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, आप अपने जो भी डाउट्स हैं वो क्वेश्चन के रूप में हमारे से पूछ सकते हैं, हमारी यूट्यूब वीडियोस के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस।